मित्रों नमस्कार। मैं राजवंत सर यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के से संबंधित जो है अध्ययन करने चल रहे हैं। इसका क्या शेड्यूल है, क्या पैटर्न है, इस पर शुरुआती चर्चा हम करेंगे, फिर अपने विषय इतिहास पर हम आएंगे। तो मित्रों देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें एक जीएस का पेपर होता है और एक विषय का होता है। जीएस जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट का होता है, विषय का होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसमें 100 प्रश्न आते हैं। जीएस के लिए 30 प्रश्न आता है और प्रत्येक 2 अंक का होता है। ये 60 अंक इसका बन गया। और इसमें 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट में आते हैं और ये 2 अंक का होता है और इस तरह से 140 अंक इसका बनता है। यानी कुल 200 अंकों की ये परीक्षा होती है, जिसमें जीएस के सिलेबस में बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। करंट अफेयर्स भी है, इतिहास संस्कृति से भी संबंधित है, राज व्यवस्था है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न जीएस में इसमें आते हैं। तो सब्जेक्ट की तरह जीएस भी काफी महत्वपूर्ण इसमें होता है। और सब्जेक्ट में इसका जो सिलेबस है, एक लंबा चौड़ा सिलेबस है, जिसमें यूनिट में ये डिवाइड किया गया है। तो कुल मिलाकर के 200 अंक का ये क्वेश्चन इसमें रहता है। और इसे जो है जीएस और सब्जेक्ट के को लेकर के हम विशेष बात आपसे करने चल रहे हैं। इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित सब्जेक्ट पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। और इसमें सबसे पहले आप ये जान लें कि एंशियंट हिस्ट्री में इकाई 1 के अंतर्गत स्रोत की चर्चा इसमें की गई है। इकाई 1 के अंतर्गत इसमें स्रोत की चर्चा की गई है। यूनिट 1 में स्रोत की चर्चा है। देखें, यूनिट 1 में स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा और भी बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं उसमें स्रोतों से संबंधित 2-3 प्रश्न जरूर रहते हैं। अब जैसा कि यूनिट 1 में स्रोत यानी सोर्सेज, इतिहास जानने के स्रोत को डिफाइन इसमें किया गया है। और जैसे कि इसमें दिया गया है पुरातात्विक स्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, अभिलेख, मुद्रा, स्मारक। और साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत इसमें वैदिक साहित्य हैं, महाकाव्य हैं, जैन, बौद्ध, पुराण और संस्कृत साहित्य से संबंधित और विदेशी विवरण, ये सारे इसमें साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। और फिर यूनिट 2 है, पुरातत्व का परिचय है। फिर प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक काल से संबंधित है। फिर सिंधु सभ्यता है और ऐतिहासिक काल का आरंभ है। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित जानकारी है। गुप्त, गुप्तोत्तर काल, दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्व मध्य काल। और फिर इतिहास में स्रोत प्रविधि है। तो यहां पर जो हम शुरुआत करने चल रहे हैं, इतिहास और शोध प्रवृत्ति को सबसे पहले हम यहां से उठाते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास शास्त्र से संबंधित हिस्टोग्राफी जिसको हम कहते हैं, वहां से हम अपनी शुरुआत करने चल रहे हैं और फिर हम स्रोत की बात करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री? और इसमें सबसे पहले
इतिहास शब्द बना कैसे है? इतिहास शब्द इतिहास से मिलकर बना है। इतिहास से मिलकर बना है। इति का मतलब है ऐसा, ह का मतलब होता है निश्चितता, और आस का मतलब है होना। तो ये इसका व्युत्पत्ति इसकी है, और शाब्दिक अर्थ जो इसका होता है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ये इतिहास का शाब्दिक अर्थ है। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, और हिस्ट्री शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिस्ट्री शब्द जर्मन भाषा के गेसिस्थ चटे शब्द से बना है, लेकिन ज्यादातर विद्वान इसको मानते हैं कि ये यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है। विश्व संदर्भ में इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस ने ही सर्वप्रथम इतिहास विषय से संबंधित एक पुस्तक हिस्टोरिका के नाम से लिखा था। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या है। तो इतिहास क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इतिहास की व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति यहां पर एक तो भारतीय संदर्भ में यहां पर, और एक पाश्चात्य संदर्भ में। भारतीय संदर्भ में और पाश्चात्य संदर्भ में। और फिर इतिहास की परिभाषा देखेंगे। इतिहास की परिभाषा भी दो संदर्भ में देखेंगे। एक पाश्चात्य संदर्भ में, सबसे पहले पाश्चात्य संदर्भ में, और एक भारतीय संदर्भ में। और फिर हम दोनों में अंतर देखेंगे। पाश्चात्य एवं भारतीय संदर्भ में अंतर, पाश्चात्य एवं भारतीय इतिहास दृष्टिकोण में अंतर, ये देखेंगे। तो इस बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखते हैं कि पाश्चात्य संदर्भ में इतिहास का जनक यूनानी विद्वान हेरोडोटस को माना जाता है। सर्वप्रथम सिसरो ने यूनानी विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा। इतिहास का जनक कहने के पीछे तर्क यह है कि सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में दिया, और हेरोडोटस ने अभिलेखों के आधार पर इतिहास को सार्थक बनाने का प्रयास किया। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, जैसा कि सिसरो ने सबसे पहले इतिहास का जनक कहा। अब इसके बाद देखें कि हेरोडोटस ने जो हिस्टोरिका पुस्तक लिखा, तो उसने पूरे विश्व का इतिहास लिखने का प्रयास किया। भारतीय संदर्भ में भी उसने हिस्टोरिका में कुछ लिखा। द हिस्टोरिका, इनकी बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है द हिस्टोरिका। और इसमें
विश्व संदर्भ में इतिहास लेखन का कार्य हेरोडोटस ने किया और इसमें भारतीय संदर्भ में जो भी विवरण दिया है हेरोडोटस ने वो यथार्थ के बहुत मतलब यथार्थ से बहुत दूर वो नजर आता है। इसीलिए हेरोडोटस को कभी कभी गप्पी इतिहासकार भी कहा जाता है, क्योंकि वह भारत तो आया नहीं था, तो उसने जो कुछ भी अपना विवरण दिया है वह अप्रत्यक्ष रूप से उसने दिया है, प्रत्यक्ष विवरण यहां पर नहीं है। तो इसीलिए बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें हिस्टोरिका में इसने की हैं भारत के बारे में, तो इसलिए हेरोडोटस को एक गप्पी इतिहासकार, गप हाँकने वाला इतिहासकार कहा जा सकता है, जैसा कि कुछ विद्वानों ने कहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि इतिहास दर्शन माने इतिहास के जनक हेरोडोटस हो गए और इतिहास दर्शन का जनक वाल्तेयर को माना जाता है। इतिहास दर्शन का जनक वाल्तेयर को माना जाता है। यहां कुछ विद्वान इतिहास दर्शन का जनक हेगल को मानते हैं। वाल्तेयर इतिहास के जनक, इतिहास दर्शन के जनक वाल्तेयर, इतिहास दर्शन के जनक, इतिहास दर्शन के जनक ज्यादातर विद्वान मानते हैं और कुछ विद्वान हेगल को मानते हैं। जर्मन विद्वान हेगल को इतिहास दर्शन का जनक मानते हैं। कुछ विद्वान इसको मानते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वान वाल्तेयर को मानते हैं, ज्यादातर विद्वान, कुछ विद्वान। तो अब इसके बाद हम कुछ बातें और इतिहास के बारे में देखते हैं कि इतिहास विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों होता है। इतिहास कला और विज्ञान दोनों है। जहां तक शोध एवं अनुसंधान की बात है वहां पर इतिहास एक विज्ञान है, और जहां पर उसके प्रस्तुतिकरण की बात है, लेखन की बात है, अपने दृष्टिकोण थोपने की बात है, तो वहां पर इतिहास एक कला है। तो इस तरह कला और विज्ञान दोनों के दायरे में इतिहास को रखा जाता है, और इतिहास विषयनिष्ठ वस्तुनिष्ठ दोनों होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इतिहास के अंग क्या हैं। इतिहास के 4 अंग हैं। इतिहास के 4 अंग हैं। देश, काल, घटना, व्यक्ति। देश, काल, घटना और व्यक्ति, ये इतिहास के 4 अंग हैं। घटना, काल का मतलब समय से है, और देश का मतलब स्थान से है। देश का मतलब स्थान से है, और घटना, हर घटना जो भी इतिहास में घटित होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कारण कार्य संबंध जो है इस पर निर्भर है घटना के पीछे, और व्यक्ति इसके लिए जो है कर्ता होता है, जिम्मेदार होता है। तो इतिहास के ये 4 अंग स्वीकार किए गए हैं इतिहास शास्त्र के अनुसार। अब इसके बाद क्या महत्वपूर्ण है। पहले यह माना जाता था कि इतिहास में काल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अब जो है यह माना जा रहा है कि घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। घटनाओं के महत्वपूर्ण होने के कारण ही काल का महत्व होता है। अब ऐसा माना जा रहा है, ये दृष्टिकोण अब सामने आया है कि घटनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे इतिहास में हम देखते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में, तो डेट तो ठीक है, डेट को पहले माना जाता था, लेकिन अब जो माना जा रहा है कि घटनाएं, उस समय की परिस्थितियां, कारण कार्य संबंध, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि परिभाषाएं क्या हैं। पाश्चात्य संदर्भ में
और भारतीय संदर्भ में। हम परिभाषाएं इतिहास की देखेंगे और फिर दृष्टिकोण में अंतर देखेंगे, और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे, इतिहास लेखन परंपरा की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें इतिहास की परिभाषा या परिभाषाएं। पहले तो कार्ल पापर एक ऐसे विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि इतिहास तो कोई विषय ही नहीं है, तो उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। लेकिन बहुत सारे विरोध उठ खड़े हुए इतिहास के पक्ष में। लोगों ने कहा कि जैसे अन्य विषय होते हैं वैसे इतिहास भी एक विषय होता है, तो इतिहास की भी परिभाषा हो सकती है। तो जो कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं पाश्चात्य संदर्भ में, तो इसे हम पहले पाश्चात्य संदर्भ में देखेंगे, पाश्चात्य संदर्भ में देखेंगे और फिर भारतीय संदर्भ में देखेंगे, भारतीय संदर्भ में देखेंगे। पाश्चात्य संदर्भ में सबसे पहले रेनियर की परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। एक विद्वान हुए रेनियर के अनुसार इतिहास कहानी है न कम न ज्यादा। हिस्ट्री इज ए स्टोरी नो लेस नो मोर। रेनियर के अनुसार इतिहास एक कहानी है, न कम न ज्यादा। ये कोई परफेक्ट परिभाषा नहीं है, ये काम चलाऊ परिभाषा है। और रेनियर के बाद, माने इनकी परिभाषा को आंशिक तौर पे ये केवल रेनियर ने माना या इनके कुछ समर्थकों ने, लेकिन और भी परिभाषाएं आगे दी गई। जैसे कि प्रोफेसर ब्यूरी ने इतिहास की परिभाषा दी कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। अब देखिए, ये कहानी मान रहे हैं इतिहास को और ये विज्ञान मान रहे हैं। दोनों की परिभाषाएं ये सही प्रतीत नहीं हो रही हैं। इतिहास केवल कहानी नहीं है, कहानी और इतिहास में बड़ा अंतर होता है। कहानी में तिथियां नहीं होती हैं, देश काल परिस्थिति उसमें काल्पनिक होती है कहानी में, और ज्यादातर ऐसा होता है। और ब्यूरी के अनुसार इतिहास पूर्णतया विज्ञान नहीं है, इतिहास कुछ और है, वो आगे की परिभाषा में स्पष्ट हो रहा है। यहां पर देखें, एक विद्वान है पावेल का कहना है कि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। हिस्ट्री इज ए सोशल साइंस। यह परिभाषा आज भी स्वीकार की जाती है, लेकिन यह परफेक्ट परिभाषा नहीं है। स्वीकार की जाती है आंशिक तौर पर, लेकिन यह परफेक्ट परिभाषा इतिहास की नहीं है। इतिहास को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज भी माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय का पठन पाठन होता है ना? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये 4 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और पावेल ने ऐसा कहा कि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है, हिस्ट्री इज ए सोशल साइंस। और अब इसके बाद एक विद्वान आते हैं E.H. कार। इन्होंने कहा कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच संवाद है। कहीं कहीं लिखा रहता है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच सेतु है। सेतु कहें या संवाद कहें, इतिहास अतीत एवं वर्तमान
के बीच संवाद है, या कहीं कहीं सेतु लिखा रहता है। सेतु का मतलब पुल होता है, ब्रिज होता है, अतीत और वर्तमान को जोड़ने की कड़ी इतिहास को कहा गया। और इसे हम जो है एक फिगर के तौर पर ऐसा भी देख सकते हैं कि भाई ये दो पिलर हैं, एक अतीत का पिलर है, एक वर्तमान का पिलर है। ये अतीत है, बीता हुआ जो कल है, जो बीता हुआ काल है वो अतीत है, ये वर्तमान है, और दोनों को जोड़ने का काम इतिहास करता है, दोनों को जोड़ने का काम इतिहास करता है। तो इस तरह से ईएच कार ने अतीत और वर्तमान के बीच संवाद कहकर संबोधित किया, माने कहा इतिहास के बारे में। और ये कुछ आंशिक सच्चाई इसमें है, अतीत को वर्तमान से जोड़ने का काम इतिहास करता है। और अब देखें कि एक परफेक्ट परिभाषा इतिहास की क्या दी जा सकती है। तो यहां पर इतिहास की एक परफेक्ट परिभाषा हम देखते हैं। वस्तुतः इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि इतिहास जानने के दो प्रमुख स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। इतिहास जानने के या इतिहास लेखन के, इतिहास जानने के दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। ये दो स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत काफी विशाल है और पुरातात्विक स्रोत भी बहुत हैं। यहां पर जरा देख लेते हैं कि साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या आते हैं। साहित्यिक स्रोत लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत लिटरेरी सोर्सेज में, और पुरातात्विक स्रोतों में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य है, धर्मेतर साहित्य है। मोटा मोटा इसमें दो भाग में बांट लेते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में वैदिक साहित्य है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। वैदिक जो वेदों में वर्णित घटनाएं हैं, जो साक्ष्य हैं, वैदिक साहित्य जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये विशाल साहित्य है। और जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है। जैन आगम है, बौद्ध त्रिपिटक है, तो बहुत विशाल है। इतिहास लेखन परंपरा में हम मतलब साहित्यिक स्रोतों को इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत एक नए ढंग से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत पुरानी चीजें जैसा कि लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा हट करके नए ढंग से हम देखेंगे। और आजकल इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत इसमें जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं,
ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, ऐतिहासिक जीवनियां आती हैं, ऐतिहासिक जीवनियां, और इसी के अंतर्गत विदेशी विवरण भी समाहित किए जाते हैं। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत विदेशी विवरण, एक तो ये आपका हो गया, और एक विदेशी विवरण, इसमें विदेशी विवरण भी समाहित किए जाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जैसे कि अभिलेख हैं, अभिलेख एपिग्राफी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अभिलेख, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, और मृदभांड हैं, पाटरी, मृदभांड, और स्मारक। स्मारक में जैसे कि स्तूप हो गए, विहार हो गए, चैत्य हो गए, मंदिर हो गए, मूर्तियां हो गई, गुफाएं हो गई, तो इनका अध्ययन इसमें काफी विस्तार से किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में इतिहास की परिभाषा कहां मिलती है। भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में इतिहास की परिभाषा महाभारत में एक मिलती है। महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार ऐसी सरस कथा, ऐसी सरस कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इतिहास कहलाती है। ऐसी सरस कथा, यहां देखें, ऐसी सरस कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इतिहास कहलाती है। तो यह भारतीय संदर्भ में परिभाषा है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है, इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत का इतिहास राजनैतिक कम, सांस्कृतिक ज्यादा है। जैसा कि पाश्चात्य इतिहास है तो वह राजनैतिक ज्यादा है, लेकिन प्राचीन भारत का इतिहास जो लेखन है, इतिहास परंपरा है, वो सांस्कृतिक ज्यादा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर यहां पर जोर दिया जाता है, जबकि पाश्चात्य संदर्भ में कारण कार्य संबंध पर जोर दिया जाता है। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि पाश्चात्य संदर्भ में इतिहास का क्या दृष्टिकोण है और प्राचीन भारत के इतिहास का क्या दृष्टिकोण है। तो पाश्चात्य इतिहास, और यहां पर प्राच्य या प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। तो यहां पर ये देखें कि क्या अंतर है, क्या अंतर है अंतर, दृष्टिकोण में अंतर। यहां पर दृष्टिकोण में अंतर, कुछ पॉइंट्स आप देख लें कि क्या अंतर है। पाश्चात्य इतिहास, यहां देखें, पाश्चात्य इतिहास क्या है, राजनैतिक है, राजनैतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री पर ज्यादा जोर दिया गया है पाश्चात्य इतिहास में। हेरोडोटस ने भी पॉलिटिकल हिस्ट्री पर ज्यादा जोर दिया है। और यहां पर सांस्कृतिक इतिहास,
सांस्कृतिक इतिहास। हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है, जो हमारे ऋषि मनीषियों का दृष्टिकोण रहा है, वह सांस्कृतिक इतिहास पर ज्यादा जोर उनका रहा है। सांस्कृतिक इतिहास पर उनका ज्यादा जोर रहा है। राजनैतिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास का यह अंतर है। और यहां पर देखें एक अंतर, दूसरा अंतर देखें, कारण कार्य संबंध, कारण कार्य संबंध पर जोर, ज्यादा जोर कारण कार्य संबंध पर दिया गया है। कारण कार्य संबंध पर आधारित इतिहास लेखन को वैज्ञानिक इतिहास माना गया है। और यहां पर क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर जोर, या इसे हम आधारित भी कह सकते हैं कि कारण कार्य संबंध पर आधारित है पाश्चात्य इतिहास, और प्राचीन भारत का या प्राच्य भारतीय इतिहास जो है ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर जोर दिया गया है, या हम इसको आधारित कह सकते हैं। आधारित, यहां पर भी हम आधारित कह सकते हैं, या जोर दिया गया है, दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं। और इसके बाद देखें कि तीसरा अंतर क्या है। तीसरा अंतर यहां पर देख लें, तीसरा अंतर है कि पाश्चात्य इतिहास, पाश्चात्य इतिहास एक रेखीय है, एक रेखीय, एक रेखीय इतिहास, एक रेखीय इतिहास है ये। यानी इतिहास का आरंभ होता है और उसका अंत हो जाता है। ये पाश्चात्य संदर्भ में है, आरंभ है और अंत, आरंभ होता है और फिर उसका अंत हो जाता है। ये आरंभ है यहां पर एक रेखा में आरंभ, और यहां पर अंत। अब इसके बाद यहां पर देखें कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा है वह एक चक्रीय है, एक चक्रीय इतिहास। एक चक्रीय इतिहास का मतलब है कि इतिहास का कभी अंत नहीं होता, बल्कि वो चक्रीय रूप में एक के बाद एक वो घटनाएं उसकी घटित होती रहती हैं देश काल परिस्थितियों के अनुसार, और फिर घूम करके वो आता है। ऐसी परंपरा हमें पुराणों में देखने को मिलती है। पुराणों में एक चक्रीय परंपरा देखने को मिलती है। वहां सृष्टि से लेकर के प्रलय तक की बात की गई है। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, मनवंतर है, वंश है, वंशानुचरित हैं। तो इसके अंतर्गत एक चक्रीय व्याख्या हमें पुराणों के अंतर्गत मिलती है। इतिहास पुराण की परंपरा में ये हमें देखने को मिलता है। तो एक चक्रीय परंपरा में यहां पर देखें तो यहां पर 4 युगों की कल्पना की गई है। पुराणों में 4 युगों की कल्पना है, यहां पर एक चक्रीय। अब जैसे यहां पर देखें एक चक्रीय इतिहास में, एक चक्रीय इतिहास में आप यहां पर देख लें कि पुराणों की परंपरा के अनुसार क्या है, कैसे है। तो यहां पर सबसे पहले जो है वो सबसे पहले सतयुग की चर्चा है। सतयुग, कभी कभी क्रम बताने को आ जाता है परीक्षा में कि चारों पुराणों के अनुसार चारों युगों का क्रम क्या है। तो परीक्षा में यहां से कभी कभी पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो सतयुग, सतयुग जो है ये पुराणों के अनुसार पहला युग है। ये चक्रीय परंपरा में है इतिहास लेखन के अंतर्गत। सतयुग का अन्य नाम कृतयुग है, कृतयुग। और सतयुग के बाद आप देखें तो यहां पर सतयुग के बाद यहां पर देखिए आप तो त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है और फिर कलयुग है।
कलियुग, कलिकाल जिसको कहा जाता है, यहां पर कलियुग। सतयुग में ये जो चारों युगों का विभाजन आप देख रहे हैं चक्रीय परंपरा में, इतिहास लेखन की चक्रीय परंपरा में पुराणों के अनुसार ये जो चारों युगों का विभाजन है क्रमशः, सबसे पहले ये है, फिर ये है, त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पर आपका कलयुग है जो चल रहा है। तो ये सत्य के अंश के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। सत्य के अंश पर जब ज्यादातर लोग सत्य बोलते थे तो सतयुग था, और इसी युग में सत्य हरिश्चंद्र जो हुए थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र सतयुग के हैं, और त्रेता में राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए, और कलयुग में हम लोग हैं, है ना। तो इतिहास लेखन परंपरा आप देख रहे हैं कि कलयुग के बाद ये प्रलय की चर्चा पुराणों में मिलती है, पुराणों में प्रलय की चर्चा मिलती है। तो यहां पर देखें प्रलय, यहां पर प्रलय है, और प्रलय के बाद क्या है, फिर सृष्टि है जिसको सर्ग कहा गया है। तो हम देखेंगे इतिहास लेखन परंपरा में वैदिक परंपरा के बाद हम देखेंगे इतिहास पुराण परंपरा में क्या है, कैसे है, सर्ग और सृष्टि की बात, प्रलय की बात हम वहां पर विस्तार से करेंगे। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हम देखें, ये अंतर देखने के बाद, यानी पाश्चात्य में और भारतीय प्राच्य भारतीय इतिहास लेखन परंपरा में ये अंतर स्पष्ट आपके सामने है। इसको जाने रहना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, या कॉन्सेप्चुअल कोई प्रश्न पूछ लिया गया। अब हम चलते हैं इतिहास लेखन परंपरा। तो इतिहास लेखन परंपरा में, इतिहास लेखन परंपरा में जब हम चलते हैं तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा देखें, भारतीय इतिहास लेखन परंपरा, भारतीय इतिहास लेखन परंपरा। तो भारतीय इतिहास लेखन परंपरा में हम दो तरह से देखेंगे, एक प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा, एक आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन परंपरा। प्राचीन भारतीय, इसको ऐसे थोड़ा सा डायग्राम टाइप का बना करके अगर हम देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसे ऐसे हम देख लें, ऐसे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा, यहां पर प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा, और यहां पर आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन परंपरा। तो यहां पर सबसे पहले जो हम प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा की तरफ चलते हैं, तो यहां पर वैदिक इतिहास लेखन परंपरा, वैदिक इतिहास लेखन परंपरा सबसे पहले आती है। वैदिक इतिहास लेखन परंपरा, ये डिवाइडेशन, विभाजन क्यों किया गया? सबसे पहले तो यहां पर इसके हम मूल की तरफ चलेंगे, जड़ की तरफ चलेंगे कि ऐसा अध्ययन करने की आज आवश्यकता क्यों पड़ी। जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, सबसे पहले आधुनिक ढंग से इतिहास लेखन का कार्य ब्रिटिश विद्वानों ने किया, इतिहासकारों ने किया, जिसमें जेम्स मिल का नाम आता है।
जेम्स मिल का नाम आता है, उन्होंने सबसे पहले भारत का इतिहास आधुनिक ढंग से लिखने का प्रयास किया। और फिर स्मिथ महोदय आते हैं, वी ए स्मिथ महोदय, इतिहास लेखन परंपरा में, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन परंपरा में। तो उन्होंने अपने इतिहास लेखन में भारतीय इतिहास की परंपरा को नकार दिया। माने यह कहा उन्होंने कि भारतीयों को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं था, भारत के लोग इतिहास नहीं जानते, जो इतिहास नहीं जानता अपने बाप को नहीं जानता, और जिस देश का कोई इतिहास नहीं होता वहां के लोग असभ्य और जंगली समझे जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अपनी वाहवाही लिया ब्रिटिश इतिहासकारों ने कि मैंने भारत का इतिहास लिखा, भारतीयों को इतिहास से परिचित कराया। ठीक है, तो इसके जवाब में, इस ब्रिटिश दृष्टिकोण के जवाब में ही जो है हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा को सामने रखा, उस पर लेखन कार्य किया और एक करारा जवाब दिया ब्रिटिश इतिहासकारों को, साम्राज्यवादी इतिहासकारों को एक करारा जवाब दिया और यह बताया कि हमारे यहां प्राचीन काल से ही ऋषि और मनीषियों में इतिहास लेखन की परंपरा रही है और इस परंपरा को वैदिक काल से ही माना गया। तो यहां पर वैदिक इतिहास लेखन परंपरा आई। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब यह है कि आधुनिक जो भारतीय इतिहास लेखन परंपरा में जो ब्रिटिश दृष्टिकोण है, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, उसके जवाब में हमारे यहां के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा को सामने रखा, जिसका अध्ययन आज हम कर रहे हैं। तो एक नया दृष्टिकोण ये मैं आप लोगों के बीच में लाया हूं, जरूर आपको ये पसंद आएगा। और पुरानी बातें जो 50 साल पहले लोग पढ़ते थे, है ना, कि केवल इतिहास के स्रोत पढ़ लिया जाए सीधा सीधा, तो ये कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं बनता है कि डायरेक्ट कोई चीज पढ़ लिया जाए। तो इतिहास के स्रोतों को हम इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत ही लेकर के चलेंगे। तो वैदिक इतिहास लेखन परंपरा इस क्रम में सबसे पहले आती है और इसके बाद वैदिक इतिहास लेखन परंपरा के बाद हम आते हैं इतिहास पुराण परंपरा पर। दूसरे नंबर पर इतिहास पुराण परंपरा, इतिहास पुराण परंपरा। कहने का मतलब कि हमारे प्राचीन जो मनीषी थे, जो ऋषि थे, जो विद्वान थे, वो इतिहास से परिचित थे और कुल मिलाकर के अप्रत्यक्ष रूप में और कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी इतिहास की झलक हमें इन प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलती है। चाहे वो वैदिक साहित्य रहा हो, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में हर जगह हमें अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से इतिहास बोध की जानकारी मिलती है, इतिहास परंपरा की जानकारी मिलती है। और पुराण तो एक तरह से इतिहास पुराण ही कहा जाता है इनको, इतिहास प्राचीन आख्यान है, पुराण का शाब्दिक अर्थ ही है प्राचीन आख्यान। तो इसके बाद देखें तीसरे नंबर पर हम जो आते हैं तो इसमें सूत मागध परंपरा है। सूत मागध परंपरा, आजकल यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सूत मागध क्या होते थे? सूत मागध परंपरा जो आगे चल करके चारण और भाट कहे गए राजपूत काल में, जो दरबारी कवि होते थे। लेकिन ये पुराणों के काल, मतलब जो पौराणिक काल जो आपका है, इसमें यहां से जो पुराण संकलन की बात आती है तो उसमें मागध सूत जो ये काम करते थे, ये एक तरह से भ्रमणशील इतिहास के जानकार होते थे, भ्रमणशील इतिहास के जानकार होते थे और लोगों का राजवंशावलियां आदि की जानकारी इनके पास होती थी। तो ये सूत और मागध कहे गए। अब इसके बाद महाकाव्य परंपरा आती है। तो महाकाव्य परंपरा में हम लोग रामायण और महाभारत के बारे में विस्तृत अध्ययन यहां पर देखेंगे, जो कि स्रोतों के अंतर्गत भी नहीं हो पाता है उतना बृहद अध्ययन यहां पर हम देखेंगे। तो महाकाव्य परंपरा,
महाकाव्य परंपरा में दो महाकाव्यों पर, रामायण और महाभारत पर एकदम अद्यतन जानकारी हम लेकर के आपके बीच में आएंगे और प्रश्न भी यहां से पूछे जा रहे हैं। अब परंपरागत प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं बल्कि अपडेट पूछे जा रहे हैं, अद्यतन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये हम यहां पर लेकर के आपके बीच में आएंगे। महाकाव्य परंपरा, महाकाव्य परंपरा के बाद आप देखें कि जैन परंपरा में हम जैन साहित्य को देखेंगे। यहां पर 5वें नंबर पर जैन परंपरा। हमारे यहां जो जैन मनीषी थे, जैन आचार्य थे, इन्होंने अपने रचनाओं में, अपनी कृतियों में इतिहास के प्रति जो अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है, जो भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है, एक तरह से सांस्कृतिक जो झलक यहां पर मिलती है, हम इसको देखेंगे। जैन परंपरा के अंतर्गत जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम पर हम बृहद चर्चा यहां पर करेंगे। और छठे नंबर पर बौद्ध परंपरा आती है, जिसमें त्रिपिटक बौद्ध परंपरा में हम त्रिपिटक पर चर्चा करेंगे। यहां पर आगम की चर्चा करेंगे, आगम जैन साहित्य की चर्चा करेंगे, यहां त्रिपिटक की चर्चा करेंगे और यहां पर रामायण महाभारत की चर्चा करेंगे। रामायण महाभारत और सूत मागध परंपरा में भ्रमणशील इतिहासकार, भ्रमणशील, ये भ्रमणशील इतिहासकार होते थे, इतिहास के जानकार होते थे। और यहां पर हम 18 पुराणों का एक सामान्य परिचय देखेंगे, इनकी विषय वस्तु देखेंगे, इनके महत्व को हम उजागर करेंगे। और वैदिक परंपरा में हम देखेंगे गाथा, नाराशंसी, ये शब्दावलियां हैं, कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि नाराशंसी से क्या तात्पर्य है, तो हम इसको इसके अंतर्गत देखेंगे। गाथा, नाराशंसी, आख्यान। तो इतने महत्वपूर्ण हैं इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत जो भी आपके सामने ये प्रस्तुत किया गया। अब इसके आगे हम देखेंगे, वैसे बहुत सी परंपराएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण परंपरा में लास्ट में हम देखेंगे कल्हड़ के रास तरंगिणी की परंपरा, कल्हड़ कृत रास तरंगिणी की परंपरा, जिसे आधुनिक इतिहास की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित ये कल्हड़ कृत रास तरंगिणी को हम ज्यादा महत्व दे सकते हैं आधुनिक दृष्टिकोण से। इतिहास लेखन का यह सच्चा प्रयास माना जाता है। राज तरंगिणी की परंपरा। अब देखिए, कल्हड़ कृत रास तरंगिणी से भी प्रश्न पूछा जाता है। कश्मीर का इतिहास अगर जानना है तो कल्हड़ की रास तरंगिणी पर हमको निर्भर होना पड़ता है। कल्हड़ संस्कृत के कवि विद्वान हैं, कल्हड़ के पिता दरबारी थे, कल्हड़ दरबारी नहीं थे। तो अच्छा, दरबारी होने पर इन पर दबाव रहता, दरबारी ना होने पर इतिहास लेखन में इन पर कोई दबाव नहीं है। कल्हड़ कृत रास तरंगिणी की परंपरा यहां पर हम देखेंगे और यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है कि रास तरंगिणी में कितनी तरंग हैं, कितने श्लोक हैं, ऐसा परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये हो गया आपका प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा। और इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में। आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में यहां देखें, शुरुआत में जहां पर हम लोग चले थे आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में, तो एक नया पेज ले लेते हैं और उसमें हम आपको दिखाते हैं आधुनिक इतिहास लेखन पर। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन
परंपरा। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन परंपरा में सबसे पहले आप देखें तो यहां पर ब्रिटिश दृष्टिकोण आता है। ब्रिटिश इतिहास लेखन या इसी को हम साम्राज्यवादी परंपरा का इतिहास लेखन कह सकते हैं। और इसके जवाब में ब्रिटिश इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की शुरुआत जेम्स मिल ने किया और इन्होंने भारत का इतिहास सांप्रदायिक आधार पर 3 भागों में बांट करके लिखा था। प्राचीन काल को इन्होंने हिंदू युग कहा, मध्यकाल को मुस्लिम युग कहा और आधुनिक काल को इन्होंने ब्रिटिश युग कहा था। तो पहली बार जो है आधुनिक ढंग से इतिहास लेखन का कार्य ब्रिटिश दृष्टिकोण से जेम्स मिल के द्वारा किया गया और इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया और बृहत इतिहास लेखन का कार्य किया जॉन वी.ए. स्मिथ ने। वी.ए. स्मिथ, जिनको स्मिथ महोदय आप कह सकते हैं, तो एक बृहत इतिहास लेखन का कार्य किया और ये मिल की परंपरा के ही थे। और भारतीय दृष्टिकोण इनका जो है, जो भारतीयों के प्रति दृष्टिकोण है वो आक्षेप ज्यादा है ना। ये हम देखेंगे वी.ए. स्मिथ के इतिहास लेखन परंपरा में ये 2 आते हैं। इसमें एक तो जेम्स मिल आते हैं, जेम्स मिल, और एक इसमें वी.ए. स्मिथ आते हैं। और अब देखें ब्रिटिश इतिहास लेखन में जो भारतीयों के बारे में जो इनका दृष्टिकोण था, जो एक विरोधी दृष्टिकोण था, उसके जवाब में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की परंपरा आई। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, जिसमें कई इतिहासकार हैं। हेमचंद राय चौधरी हैं, आर.के. मुखर्जी हैं और के.पी. जायसवाल हैं, बहुत सारे हैं। और इसके बाद दोनों के विरोध में, चाहे वो ब्रिटिश इतिहास लेखन हो चाहे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हो, दोनों के विरोध में जो इतिहास लेखन परंपरा हमारे यहां आई वो है मार्क्सवादी इतिहास लेखन परंपरा। मार्क्सवादी इतिहास लेखन परंपरा। और फिर मार्क्सवादी इतिहास लेखन परंपरा के बाद हम देखें तो एक उपाश्रयी इतिहास लेखन परंपरा है, सबल्टर्न हिस्ट्री, उपाश्रयी इतिहास लेखन। मार्क्सवादी जो इतिहास लेखन परंपरा है वो कार्ल मार्क्स की अवधारणा पर आधारित है। वर्ग संघर्ष पर आधारित इतिहास लेखन का कार्य इसमें किया गया। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि संपूर्ण विश्व का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और फिर उपाश्रयी इतिहास लेखन, इसको अंग्रेजी में सब अल्टर्न इतिहास लेखन कहते हैं। तो देखिए मार्क्सवादी इतिहास लेखन में 2 प्रसिद्ध हमारे यहां इतिहासकार का नाम हम ले सकते हैं। और वैसे तो माने रामशरण शर्मा, डॉक्टर रामशरण शर्मा और रोमिला थापर, डॉक्टर रोमिला थापर। रामशरण शर्मा दिवंगत हो गए हैं और डॉक्टर रोमिला थापर। रामशरण शर्मा का भारतीय सामंतवाद, इनका अद्यतन जो पुस्तक है इतिहास पर, और रोमिला थापर का मतलब अशोक एवं मौर्य साम्राज्य का पतन बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इतिहास पर। ये 2 बहुत प्रसिद्ध रहे हैं और इनके दृष्टिकोण ही जो है, जो इनका दृष्टिकोण है मार्क्सवादी, परीक्षाओं में लगभग मैं समझ रहा हूं कि वहीं से कुछ न कुछ उनकी पुस्तकों से पूछा ही जा रहा है। और उपाश्रयी इतिहास लेखन को अंग्रेजी में सब अल्टर्न इतिहास लेखन कहा जाता है। और इसके जो
प्रतिष्ठापक इतिहासकार रहे हैं वह रणजीत गुहा रहे हैं। रणजीत गुहा और आधुनिक जो भारतीय माने आधुनिक भारत का जो इतिहास लेखन एक किया गया है सुमित सरकार का पक्ष भी जो है सबल्टर्न ही है। सबल्टर्न हिस्ट्री का जो मूल उद्देश्य है लेखन का या परंपरा का, उसमें यह है कि इतिहास को नीचे से देखा जाना चाहिए। इतिहास लेखन परंपरा समाज के निम्न स्तर के लोगों का भी इतिहास लिखा जाना चाहिए, इनका ऐसा मानना था। तो मित्रों, आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर आगे हम ये इतिहास लेखन परंपरा को लेकर के चलेंगे और विस्तार से यहाँ पर हम इसका अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं आज विभिन्न परीक्षाओं में, उस पर भी एक दृष्टि हम डालेंगे। थैंक यू।